नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के विशेषांक में हम लोग जो है आर्थिक समीक्षा या आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 को जो है देखेंगे और उनसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं हमारे आने वाली परीक्षाओं में। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो भारत सरकार द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है और हमारे देश की आर्थिक, वित्तीय, सांस्कृतिक जितनी भी तरह की प्रगति हो सकती है सबका लेखा जोखा इसमें रखा जाता है। 2 वॉल्यूम में आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया है और एक वॉल्यूम में 326 पन्ने हैं, दूसरे में भी लगभग इतने ही पन्ने हैं। तो उस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ के और उसमें से वो चीज़ों को बाहर निकालना जो एग्ज़ाम के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो इस वीडियो में किया गया है। इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो आर्थिक आंकड़े आपको मिलेंगे वो साल भर आपके जो है विभिन्न परीक्षाओं में काम आएंगे। तो अगर हो सके तो इस वीडियो को देखने के साथ में एक नोटबुक जरूर ले लें और जहां पर मैं जो है जिन चीज़ों को आपको इंडिकेट करूंगा कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको नोट करते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये आर्थिक सर्वेक्षण। आप में से जिन लोगों ने भी जो है बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी का फॉर्म भरा है, अगर आपको जो है हमारा डेमो टेस्ट का फ्री पीडीएफ नहीं प्राप्त हो पाया है तो आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके डेमो टेस्ट का लिंक मांग लीजिए। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको 15 पीडीएफ और ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा और वो पीडीएफ जो है संपूर्ण नोट्स है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, बाइलिंगुअल है, कई सारी उसकी विशेषताएं जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो आप सारी जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेगमेंट। तो सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे का जो है इंट्रोडक्शन क्या है। तो केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2020 को संसद में आर्थिक समीक्षा 2019-20 पेश किया। हमेशा जो करंट फाइनेंशियल ईयर होता है उसके एक साल पहले का जो लेखा जोखा होता है वो आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किया जाता है। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण है और यह एक वार्षिक दस्तावेज है जिसे वित्त मंत्रालय विशेषकर आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा तैयार किया जाता है। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि आर्थिक समीक्षा या आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो आर्थिक समीक्षा जो है अगर देखा जाए तो वित्त मंत्रालय द्वारा ब्रॉडली अगर लिखना हो तो तैयार किया जाता है और अगर पदाधिकारी की बात कर ली जाए तो ये जो है प्रमुख आर्थिक सलाहकार जो भारत के हैं उनके द्वारा तैयार किया जाता है, उनके दिशा निर्देशन में तैयार किया जाता है। हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है इस समय? कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम, उनके जो है दिशा निर्देशन में ये आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण को बजट प्रस्तुत करने से पहले संसद में पेश किया जाता है, सामान्यतया 1 या 2 दिन पहले। तो 1 दिन पहले जो है इसको प्रस्तुत किया गया था। अब आर्थिक सर्वेक्षण की थीम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पिछली बार की थीम छोटी सी थी, इस बार की थीम बहुत बड़ी है। तो इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या है? इनेबल मार्केट्स, प्रमोट प्रोविजनो पॉलिसीज एंड स्ट्रेंथन ट्रस्ट इन द इकोनॉमी, इथिकल वेल्थ क्रिएशन की टू इंडिया बिकमिंग अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2025, यानी 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के में लाके खड़ा करना। इसका हिंदी वर्जन क्या है? बाजार को सक्षम बनाना, व्यवसाय अनुकूल नीतियों को प्रोत्साहन देना तथा अर्थव्यवस्था में विश्वास को मजबूत बनाना और भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ईमानदारी से धन सृजन महत्वपूर्ण है। ये जो है इंग्लिश वर्जन में हो गया, ये हिंदी वर्जन में हो गया। इसको कुल 2 खंडों में पेश किया, जैसा मैंने बताया कि ये जो है कुल 2 वॉल्यूम में 2 मोटे मोटे जो इसके वॉल्यूम है उसमें ये प्रकाशित हुआ है। अब इसकी शुरुआत करते हैं इसके कुछ प्रमुख हम बिंदुओं से। सबसे पहले 19-20 के प्रमुख बिंदु क्या हैं इकोनॉमिक सर्वे के? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो आईएमएफ के द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट है, लगभग हर तिमाही या छमाही ये जारी होती है। 2020 अपडेट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर 2020 में
5.8% रहने का अनुमान है। यानी ये जो IMF का अनुमान है, जो वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट में छपी है, ये कितनी है? 5.8 ये GDP का प्रतिशत में जो है अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2018-19 में भारत की GDP जो है, जो नॉमिनल प्राइस पे नापी जाती है, वो 190.1 लाख करोड़ रुपया। तो ये तो जो है मूल्य के रूप में हो गया 190.1 लाख करोड़ रुपए। और अगर हम इसको ट्रिलियन इकोनॉमी के उसमें देखें तो 2.7 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है, यानी अमेरिकन डॉलर के फॉर्म में ये थी। वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कितना हो जाएगा, ये अनुमानित किया गया है। कितना हो जाएगा? 2.7 से बढ़ के 2.9 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर हो जाएगा। 2.9 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, ये इसकी संभावना व्यक्त की गई है 19-20 में। वर्तमान अमेरिकी डॉलर ट्रिलियन में GDP के संदर्भ में दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत पुनः 5वें स्थान पर अग्रसर है। आपको याद होगा जो IMF का अप्रैल का अपडेट आया था 2019 का, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 5वें से 6ठे स्थान पर सरक गई थी। लेकिन फिर से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें स्थान की ओर जो है, विश्व की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 5वें स्थान की ओर अग्रसर है। और ये जो है किस रिपोर्ट में बताया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अक्टूबर 2019 की, जो अभी तक की नवीनतम रिपोर्ट है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2019 के अनुसार विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसको बताया गया था। तो अप्रैल में, यानी 6 महीने पहले बताया गया था कि भारत जो है विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन उसके 6 महीने बाद जो प्रोग्रेस हुई, उसके आधार पे कहा जा रहा है कि भारत जो है 5वीं अर्थव्यवस्था जो है अपनी फिर से एक्वायर कर सकता है। तो अगर हम बात करें अप्रैल वाली रिपोर्ट की, ये अप्रैल वाली है, आप देख सकते हैं। तो अप्रैल वाली इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत की जो है GDP जो प्रिडिक्ट की गई थी वो 7.5 थी। अब आगे देखते हैं, जो रीसेंट रिपोर्ट है ये अक्टूबर 2019 की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि जो वर्ल्ड की टॉप 10 इकोनॉमीज हैं उनका जो है ट्रेंड क्या है, कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है। तो सबसे ऊपर जो है वो निर्विवाद रूप से अमेरिका है। अमेरिका जो है पहले स्थान पे आता है। दूसरे नंबर पर जो है दुनिया की इकोनॉमीज में चाइना का नंबर है। तीसरे नंबर पे जापान, चौथे नंबर पे जर्मनी, और उसके बाद अगर हम देखें तो भारत। लेकिन भारत का ये जो इकोनॉमी है ये स्थान परिवर्तन, यानी अभी जो है ये फाइनल डाटा नहीं है, ये अनुमान की ओर है। तो भारत जो है अगर 2.9 के साथ जो है एस्टिमेटेड ग्रोथ इसकी दिखाई जा रही है, तो ये 5वें स्थान की ओर जा रहा है। यानी यूनाइटेड किंगडम को ये और फ्रांस को पिछाड़ रहा है। आगे चलते हैं। जैसा कि बार बार जो है इस सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इसका टारगेट क्या है? 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इकोनॉमी। तो 5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है वो किस प्रकार से भारत जो है तय कर रहा है, उसका आप यहाँ पर एक ग्राफ दे सकते हैं। तो अगर हम मौजूदा समय की बात करें 2019-20 की, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 2019-20। तो 2019-20 में जो अभी टेंटेटिव डाटा है, मतलब ये फाइनल डाटा नहीं माना जा सकता है, तो ये कितना है? 2.9 जो है ट्रिलियन इकोनॉमी का डाटा है। और भारत को यहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बनने के लिए कितना समय लग सकता है, अगर ग्रोथ रेट जो है इसी तरह से प्रोग्रेसिव रहे? तो 2024-2025, यानी जो सरकार ने 2025 का जो है डिसाइड किया है कि 2025 तक को भारत को जो है विश्व में एक महाशक्ति में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में ले जाकर खड़ा करना है। अब GDP की वास्तविक वृद्धि का जो है प्रतिशत क्या है? तो ये जो है सभी के टर्म्स में दिया है, तो हम सीधे सीधे देखते हैं। 2017-18 में जो है वास्तविक GDP की ग्रोथ कितनी थी? 7.2। उसके बाद संशोधित अनुमान आया 18-19 का, इसमें कितनी हो गई? घट गई, 6.8 हो गई। अब 19-20 में केवल 2 ही क्वार्टर का डाटा है, इसको हम और आगे देखते हैं इलेबोरेटेड। तो आप अगर जो है सबसे नीचे देखें यहाँ पर बाजार मूल्य पर GDP, तो 2017-18 में ये 7.2 रही, उसके बाद 18-19 में 6.8 रही,
और 2019-20 में इसका प्रिडिक्शन कितना किया जा रहा है, 5 का किया जा रहा है। ये भारत सरकार का अनुमान है। इस तरह से जो गिरावट आ रही है वो -1.8 की गिरावट इसमें आ रही है। अब सारे क्षेत्र भी यहाँ पर दिए हुए हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है, तो एक नज़र आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। तो जो हमारा जो है प्राथमिक क्षेत्र है, इसको हम जो है प्राइमरी क्षेत्र कहते हैं, एग्रीकल्चर एंड उससे जो है जुड़े हुए क्षेत्र, एलाइड क्षेत्र। तो इसमें जो है ग्रोथ कितनी थी, 17-18 में 5 थी और बहुत ड्रास्टिक गिरावट आई और ये 2.9 हो गया 2018-19 में। और उसके बाद जो है अब अनुमान है कि ये 2.8 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम द्वितीयक क्षेत्र की बात करें, जिसको हम उद्योग कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं, तो इसमें जो है 5.9 जो है 17-18 में ग्रोथ रेट थी। उसके बाद 18-19 में 6.9 हुई, बढ़ी, और फिर एकदम से ड्रास्टिक जो है इसमें गिरावट आई, 2.5 हो गया। सेवाएं, जो हमारा तृतीयक क्षेत्र होता है, टर्सरी सेक्टर होता है, सर्विसेज वाला, तो सर्विसेज जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला क्षेत्र हमेशा से माना जा रहा है। इसमें 17-18 में बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ थी, 8.1 की। उसके बाद 18-19 में 7.5 हुआ, फिर घट गया 6.9 का जो है अब अनुमान निकाला गया है। तो आप इन तीनों सेक्टर्स का अलग अलग भी लिख सकते हैं। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब फिस्कल जो है यानी राजकोषीय स्थिति भारत में क्या है, तो 2019-20 में जो बजटीय वित्तीय घाटा था, अभी जब मैं बजट अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो वहां पर जो है और इसको डिटेल में, तो यहां पर जो है 2019-20 में बजटीय वित्तीय घाटा जो था वो 7.04 लाख करोड़ रुपए का था, जो जीडीपी का 3.3% था। आपको इतनी लंबी फिगर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है कि ये जीडीपी का 3.3% था। किस ईयर में, 19-20 में। और 18-19 में यानी उससे भी एक साल पहले ये 3.4% था जो है वित्तीय घाटा जो है। उसके बाद जीडीपी की समृद्धि दर हमने पीछे भी देखा, इसको जो है फिर से देखते हैं। मार्केट प्राइस पे 17-18 में जो संशोधित अनुमान है उसके अनुसार कितना है, 7.2। उसके बाद 18-19 में 6.8 और उसके बाद 19-20 में 5 यानी 5, सीधे सीधे जो है 5 हो गया। आपको ये मैंने पीछे भी दिखाया था, वही चीज है, 7.2, 6.8 और 5। तो इस तरह से लगातार जो है ये इस 3 वित्तीय वर्षों में इसमें जो है गिरावट आ रही है। अब हम सकल राजकोषीय घाटा की बात करते हैं, तो थोड़ा पीछे से चलते हैं जिससे आप समझ सकें किस तरह से इसमें भी जो है गिरावट आ रही। 15-16 में राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी के टर्म्स में 3.9% था। उसके बाद 16-17 में 3.5 हो गया, 17-18 में बराबर रहा, ये भी 3.5 हो गया। फिर 18-19 में ये 3.4 आकलित किया गया और 19-20 में इसको 3.3 आकलित किया गया। तो ये है जो इसका पूरा ग्राफ। अब इसी को यहाँ पर जो है चित्रीय निरूपण उसका यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है। यहाँ 2009-10 से 2013-14 तक ये 5.4 रहा, उसके बाद 2014-15 में 3.7, फिर ये गिर के 3.4 और इस बार जो है 19-20 में इसका अनुमान जो है 3.3 लगाया गया है। आगे चलते हैं। तो राजकोषीय घाटे में अब इसी को एक बार रिवाइज करते हैं। सकल राजकोषीय घाटा जो जीडीपी के टर्म्स में 16-17 में 3.5, 17-18 में 3.5, 18-19 में 3.4 और 19-20 में जो अनुमानित है वो 3.3 है। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो है अपडेट है एक योजना के बारे में, इसमें स्टैंड अप इंडिया योजना, ये आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। अब इसको जो है 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये इसके बारे में आपको इतना जानना जरूरी है कि ये किस क्षेत्र की योजना है और किन लोगों को ये लाभ देती है। तो ये योजना का उद्देश्य ऐसे ग्रीनफील्ड इंटरप्राइजेस को स्थापित करना है जिनमें कम से कम एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का उधारकर्ता तथा कम से कम एक महिला प्रति बैंक ब्रांच को 10 लाख से 100 लाख रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा देना है। गैर वैयक्तिक इंटरप्राइज के मामले में शेयरधारता तथा नियंत्रित शेयर का कम से कम 51% SC ST अथवा महिला उद्यमियों द्वारा धारित किया जाना चाहिए।
तो इसमें जो इंटरप्राइज यानी जो उद्यम स्थापित होंगे उसमें SC/ST होना जरूरी है या कोई ना कोई महिला होना जरूरी है। स्टैंड अप इंडिया योजना। अब जो है सबसे जरूरी पक्ष जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है, इसमें कोई ऐसा डाउट भी नहीं है कि ये नहीं आता है, क्योंकि ये हर साल जो है चाहे वो PCS हो, लोअर PCS हो, RO हो, जितने भी जो है आयोग के एग्जाम है उसमें जरूर ये पूछा जाता है। तो अब भारत का जो है फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार, उसका क्या जो है लेटेस्ट ट्रेंड है। तो भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देश कौन है, ये नवीनतम आंकड़े हैं जो अप्रैल से नवंबर 2019 तक के आंकड़ों पर आधारित हैं। तो भारत का सबसे बड़ा विदेशी जो है साझेदार, और ये साझेदारी किस टर्म में देखी जाती है, द्विपक्षीय व्यापार में, यानी भारत से निर्यात आयात, उसके बाद जो है दोनों का जो है जो निर्यात आयात का जो शेष होता है उसको घटा दिया जाता है, उसके आधार पर निकाला जाता है। यानी जिससे सबसे ज्यादा भारत ने व्यापार किया हो तो यूएसए के साथ भारत का जो है व्यापार 11.3% रहा है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा साझेदार जो है व्यापारिक चाइना रहा है। तीसरे नंबर पर UAE यानी अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो जो है USA, चाइना, UAE, आपको कम से कम जो है ये 3 याद रखना है। चौथे नंबर पर सऊदी अरब हो गया और हांगकांग जो है 5वें नंबर पे हो गया। अब इसी को हम जो है यहाँ पर इस फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं नीला वाला, ये 11.3%, ये किसका है, USA का है, जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हो गया। दूसरे नंबर पे जो है आता है चाइना, जिसका परसेंटेज है 10.9%। उसके बाद UAE 7.3%, चौथे नंबर पे सऊदी अरब और 5वें नंबर पर हांगकांग। तो ये जो है आपके सामने ये लेटेस्ट डाटा है भारत के जो है द्विपक्षीय व्यापार का जो है जो सबसे बड़े भागीदार देश हैं। तो इसी तरह से अब अगला जो है डाटा क्या है, भारत से निर्यात यानी जो भारत से एक्सपोर्ट होता है इसकी 5 प्रमुख मदें कौन सी हैं। तो भारत से जो निर्यात किया गया उसमें 5 प्रमुख मदें जो है कौन कौन सी हैं। सबसे ज्यादा भारत से निर्यात हुआ पेट्रोलियम उत्पाद 13.7%। यहाँ परसेंटेज का कोई विशेष महत्व नहीं है, केवल ये इंडिकेटिव है, आपको केवल ये क्रम याद रखना है। दूसरे नंबर पर मोती एवं अन्य बहुमूल्य रत्न, तीसरे नंबर पर औषध यौगिक एवं जैव पदार्थ, उसके बाद सोना एवं अन्य बहुमूल्य धातु आभूषण, और उसके बाद लोहा और स्टील। ये जो है भारत द्वारा जो है निर्यात किया गया विदेशों में। तो पेट्रोलियम, मोती और अन्य बहुमूल्य रत्न, औषधि रसायन, उसके बाद सोना और उसी तरह के अन्य धातु आभूषण, लोहा और स्टील। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं यहाँ पर जो है। तो सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो है निर्यात हुआ वो 13.7% था। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर ये मोती और उसी तरह के अन्य जो है बहुमूल्य रत्न, फिर औषधियाँ, उससे संबंधित चीज़ें, सोना और अन्य आभूषण, और आयरन और स्टील। इस तरह से जो है ये 5 बड़ी मदें हैं। अब जो भारत ने निर्यात किया वो किन देशों को निर्यात किया, ये सवाल उठता है। तो 5 ऐसे कौन से जो है सबसे बड़े शीर्ष देश हैं जिनसे भारत को सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया। तो USA टॉप पर 16.9% भारत का निर्यात यहाँ गया। उसके बाद UAE, उसके बाद चाइना, हांगकांग और सिंगापुर। तो ये क्रम पूछा जा सकता है। कम से कम आपको 3 शुरुआत के जरूर याद रखने हैं, USA, UAE और चाइना। तो निर्यात गंतव्य यानी किन किन देशों में गया जिसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा, तो उसी का जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। USA, UAE, चाइना, हांगकांग और सिंगापुर, ये जो है 5 कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा भारत से जहां पर निर्यात हुआ। निर्यात के बाद अब आयात की बात करते हैं। भारत ने इंपोर्ट जो है कहां कहां से किया और क्या क्या किया। तो पहले हम बात करते हैं शीर्ष 5 मदें। वो कौन सी 5 मदें हैं, वस्तुएं हैं जिनका भारत ने आयात किया। तो सबसे ज़्यादा आयात भारत क्या करता है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। 21% जो है कुल आयात का जो है 21% केवल क्रूड ऑयल होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सोना 6.4%, क्योंकि भारत में
सोना और सोने से बने आभूषणों की बहुत ज़्यादा खपत है। उसके बाद पेट्रोलियम के उत्पाद, कोयला, कोक, ब्रिक स्वीट्स, और सबसे आखिरी में 5वें नंबर पे मोती और अन्य बहुमूल्य रत्न। तो आपने देखा होगा भारत जो है इनमें से अधिकांश चीज़ों का कच्चा तेल को छोड़ के निर्यात भी करता है, आयात भी करता है, क्योंकि अगर जो है वहाँ से कोई रत्न मंगाया गया, उसकी जो है नक्काशी करके, उसको जो है ढाल के और उसके आभूषण बना के भारत उसको जो है बाहर बेच भी देता है। तो मंगाता भी है और बेच भी देता है। तो ये जो है सेक्टर वाइज। इसके बाद आप देख सकते हैं अंश जो है वस्तुवार, तो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम क्रूड है 21%, उसके बाद जो है सोना, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिर कोयले और उससे संबंधित प्रोडक्ट, और उसके बाद जो है रत्न। तो ये जो है इसका जो है क्रम हो गया जो हमने यहाँ पर देखा। आगे चलते हैं। अब आयात में किन किन देशों से सबसे ज़्यादा भारत में आयात हुआ, तो भारत सबसे ज़्यादा जो है सामान मंगाता है या आयात करता है, इंपोर्ट करता है चाइना से, उसके बाद यूएस से, उसके बाद यूएई। आपको ये तीन जो है शीर्ष क्रम याद रखना है, चाइना, यूएसए और यूएई। उसके बाद सऊदी अरब और इराक भी जो है इसमें शामिल है। तो ये जो है आपके सामने उसी चीज़ को जो है ग्राफ में दिखाया गया है। चाइना से सबसे ज़्यादा हम मंगाते हैं सामान, उसके बाद जो है यूएसए से, फिर यूएई से, सऊदी अरब से और इराक से। तो ये जो है क्रम हो गया। आप इस तरह से भी इसको जो है याद रख सकते हैं। अब जो है विश्व बैंक द्वारा एक जो है लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक जारी किया जाता है। तो लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक में जो है भारत की क्या स्थिति है, बस आपको इतना सा देख लेना है, क्योंकि आयात निर्यात की जहाँ पर बात होती है वहाँ पर लॉजिस्टिक को कैसे हैंडल किया जाता है, किस तरह से उसको त्वरित गति से पहुँचाया गया, इसका जो है बहुत महत्व होता है। तो इसमें शीर्ष देश जो है, ये 2018 की रिपोर्ट है जो 2019 में शायद जारी की गई थी, तो यही सबसे लेटेस्ट है अभी तक, इसका अगला संस्करण नहीं आया है। तो LPI या में जो है जर्मनी जो है पहले नंबर पर, यानी टॉप कंट्री की बात करें तो वो जर्मनी है। उसके बाद स्वीडन, उसके बाद बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और जापान। लेकिन आपको जो है पूरा नहीं याद रखना, आपको टॉप कंट्री जो है जर्मनी याद रखना है। और भारत की इसमें जो पोजीशन है वो कौन सी है, 44वीं, यानी 44th पोजीशन है भारत की इस जो है रैंकिंग में, विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक में। अब प्रवासियों द्वारा जो है जो धन प्रेषण किया जाता है, जैसे जो भारतीय बाहर रहते हैं जिनको हम प्रवासी भारत कहते हैं, तो उस पर भी प्रायः क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिससे सबसे ज़्यादा धन भेजा गया। तो थोड़ा सा जो इसको देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2019 में जारी द माइग्रेशन रिपोर्ट में भारत को 2019 में 17.5 मिलियन की प्रवासी ताकत के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की उत्पत्ति का प्रमुख देश बताया गया। यानी एक डेटा आप क्या नोट कर सकते हैं कि भारत के जो है प्रवासी कितने हैं, प्रवासी भारतीय कितने हैं, 17.5 मिलियन। 17.5 मिलियन ऐसे भारतीय प्रवासी हैं जो भारत के बाहर दूसरे देशों में रहते हैं। और ये जो है 2019 की रिपोर्ट है। विश्व बैंक की अक्टूबर 2019 की रिपोर्ट के तहत भारत 2018 में, यानी वित्तीय वर्ष 2018-19 में शीर्ष धन प्रेषण में जो है पाने वाला देश बना रहा है। यानी सबसे ज़्यादा जो है जो प्रवासियों ने भारत में धन भेजा वो सबसे ज़्यादा था। इसके बाद चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र का स्थान आता है। तो ये आप क्रम याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा धन प्राप्त किया जो है प्रवासियों के द्वारा भारत ने, उसके बाद चाइना, उसके बाद मैक्सिको, फिलीपींस और इजिप्ट। तो ये टॉप 5 का जो है क्रम हो गया। अब यहीं पर जो है सर्वे रिपोर्ट में जो है NPS यानी जो पारिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है, जिसको नेशनल पेंशन स्कीम भी कहते हैं, NPS भी कहते हैं, कुछ लोग इसको न्यू पेंशन स्कीम भी कहते हैं, तो उसके बारे में जो है डाटा जारी किया गया है। तो सबसे पहले जो ये अंशदायी पेंशन योजना है, ये कब शुरुआत हुई थी इसकी, 22 दिसंबर 2003 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें क्या प्रावधान है कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद जिन्होंने नौकरी ज्वाइन की है, सरकारी नौकरी, उनको जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और इससे पहले के जो कर्मचारी हैं सरकारी, वो
पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 30 सितंबर तक एनपीएस में कितने कर्मचारी हैं? 3,06,38,950 कर्मचारी जो है ये 30 सितंबर तक जो है 2019 तक इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। एनपीएस में राज्यवार कर्मचारियों का क्रम क्या है, यानी सबसे ज़्यादा जो है कर्मचारी किस राज्य के जो है एनपीएस योजना के अंतर्गत हैं? तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है, 6,26,116 कर्मचारी इसमें रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र का जो है क्रम आता है। फिर अब हम देखते हैं कि भारत में जो विदेशी ऋण है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में उसका क्या स्ट्रक्चर है। तो हमको 19-20 से जो ही ज़्यादा मतलब है और 18-19 से। तो 18-19 में ये जो है 19.8% था जीडीपी के, 19.8% था जो है ऋण, विदेशी ऋण, और अब ये बढ़ के जो है 20.1% हो गया है, जो अनुमान है 20.1% 2019-20 का। आगे चलते हैं, एक और डेटा इंपॉर्टेंट जो है, मार्च से सितंबर 2019 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों यानी जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं, इनका सकल एनपीए यानी ग्रॉस एनपीए जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए जो है आजकल एक बैंकिंग सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। तो जो एनपीए है वो ग्रॉस एनपीए कितना है? 9.1 पर अपवर्तित है, यानी जो है उस पर लगातार बना हुआ है। अब हम ग्रीन बॉन्ड की बात करते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए जो है ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं। इससे जो आय आती है वो जलवायु के लिए जो है खर्च की जाती है। तो ग्रीन बॉन्ड्स क्या होती हैं? जो है सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं। तो इसमें जो सबसे उभरते हुए बाजार हैं उसमें भारत जो है एक लीडिंग पोजीशन में आता है। भारत का दूसरा नंबर है। बस इस स्लाइड को दिखाने का यही मतलब था कि अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ग्रीन बॉन्ड निर्गम जो 2012 से 18 तक के बीच की बात हो रही है, इसमें उभरते मुख्य बाजार जो है कौन कौन से हैं? तो सबसे टॉप नंबर 1 पे कौन सा है? चाइना ग्रीन बॉन्ड जारी करने में। दूसरे नंबर पे भारत है, उसके बाद जो है मैक्सिको का स्थान आता है। तो ये जो है आप इसको याद रख सकते हैं। अब वन क्षेत्र की रिपोर्ट जो आई भी थी जो है, इसमें भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में मैंने उसको डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। तो वन क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये विश्व के वन क्षेत्र हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, कितने हैं, ये इसमें है। तो डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये आप देख सकते हैं, इसमें जो है 33% जो है वन क्षेत्र है। उसके बाद जो है रशियन फेडरेशन यानी रूसी संघ का नंबर आता है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि भारत में जो है दुनिया के संपूर्ण वन क्षेत्र का 2% वन क्षेत्र है। भारत कहाँ पर है? यहाँ पर भारत यहाँ पर दिखाया गया है ये। तो भारत में कितना है? दुनिया के संपूर्ण वन क्षेत्र का 2% जो है अकेले भारत में स्थित है, जो इस स्लाइड का जो है मूल है। फिर भारत विश्व के ऐसे कुछ देशों में है जहां विकास के चल रहे प्रयासों के बावजूद वन और वृक्षों के आच्छादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वन और वृक्षों का आच्छादन 80.73 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। तो ये मैंने आपको रिपोर्ट में बताया था कि वृक्षादन प्रच वनावरण दोनों 24.56% है। ग्रीन बॉन्ड की हमने अभी बात की थी पिछली स्लाइड में। तो ग्रीन बॉन्ड मैंने आपको बता दिया कि ग्रीन बॉन्ड ऋण प्रतिभूति होती है जो वित्तीय भिन्न अथवा सार्वजनिक संस्थानों द्वारा जारी की जाती है, जहां से जो आय प्राप्त होती है उसका 100% हरित योजनाओं यानी ग्रीन प्रोजेक्ट्स के उपयोग के लिए किया जाता है। भारत जो है ये चीन के बाद हरित बॉन्ड बाजार का दूसरा सबसे बड़ा उभरता हुआ बाजार है विश्व में। अब हम कृषि क्षेत्र पे चलते हैं। कृषि क्षेत्र में क्या लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसकी समृद्धि दर की। तो हम दो कंपैरिजन देखेंगे। 2014-15 में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान था? 18.2% था, काफी ज्यादा था। उसके बाद 18-19 में यानी एक साल पहले अभी से राष्ट्रीय आय में योगदान 16.1% था, गिरा ये। उसके बाद
2019-20 में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान 16.5, यानी थोड़ा सा जो है इसके बढ़ने की संभावना बन गई है, क्योंकि ये 19-20 का डाटा है तो अभी ये अनंतिम डेटा है, ये अभी अनुमानों पर आधारित है, लेकिन निश्चित रूप से जो है ये पिछले यानी 18-19 का वित्तीय वर्ष से ऊपर जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो अनंतिम अनुमान है 19-20 का, उसमें कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान जीडीपी के टर्म्स में 16.5% है। फिर खाद्य सब्सिडी जो है कितनी कितनी वितरित की जाती है, तो 15-16 में, तो 14-15 में जो है ये 1,13,171.2 करोड़ रुपए खाद्य सब्सिडी दी गई। उसके बाद जो है 18-19 में 1,71,127.57 करोड़ रुपए खाद्य सब्सिडी के रूप में दिए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि लगातार जो है गवर्नमेंट के द्वारा खाद्य क्षेत्र में खाद्यों पर जो है सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। कार्बन स्टॉक, आप जानते हैं जो है जो कार्बन संचय होता है पर्यावरण में, उसका स्टॉक, क्योंकि कार्बन ट्रेडिंग भी की जाती है, तो उसके स्टॉक पे जो रिपोर्ट जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट में ही जारी की गई थी और आर्थिक समीक्षा में उसका विशेष रूप से वर्णन किया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो है कार्बन स्टॉक अगर बात करें दुनिया में, तो ये किसके पास है? रसियन फेडरेशन के पास है, यानी रूसी संघ के पास है। उसके बाद ब्राज़ील, यूएसए, रिपब्लिक ऑफ कांगो, इंडोनेशिया, कोलंबिया, चाइना और इंडिया। अब इंडिया की पोजीशन क्या हुई, यहाँ से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको क्या याद रखना है कि भारत जो है विश्व में कार्बन स्टॉक के मामले में, कार्बन जमाओं के मामले में 8वें स्थान पे है, और रूसी संघ जो है पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है, तीसरे नंबर पर यूएसए है। और ये डेटा जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट में दी हुई है। अब ये जो कार्बन में जो है परिवर्तन है वो किस तरह से हुआ है, यानी जो भारत में कार्बन स्टॉक है उसका वितरण जो है जो परिवर्तित हुआ वो क्या हुआ है, तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन सॉइल में हुआ, यानी जो हमारी मिट्टी में जो कार्बन जमा होती हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं। उसके बाद जो है एबव ग्राउंड बायोमास, यानी जो है जो ज़मीन के ऊपर बायोमास होता है उसमें, और तीसरे नंबर पर डेड वुड में, यानी सूखी लकड़ियाँ जो होती हैं। और कार्बन जमाओं में कमी किसमें सबसे ज़्यादा आई है? लिटर में आई है, जो वेस्ट मटीरियल होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ जिसको हम कहते हैं। तो इसको यहाँ पढ़ लेते हैं हम। भारत में कार्बन स्टॉक में निवल परिवर्तन यह दर्शाता है कि निवल परिवर्तन सबसे अधिक मृदा जैव कार्बन में है। उसके बाद भूमि के ऊपर बायोमास, तो मैंने आपको यही बताया मृदा जैव कार्बन में, उसके बाद एबव ग्राउंड बायोमास, और उसके बाद जो है सूखी लकड़ी यानी डेड वुड में है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है परिवर्तन इस तरह से आप दर्शा सकते हैं 1 2 3 से। और वर्ष 2017 के मूल्यांकन की तुलना में कचरा कार्बन में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है, जो अच्छी बात है। तो जो हम कचरा कार्बन कह रहे हैं वो क्या है? ये लिटर, यही है जिसमें निगेटिव ग्रोथ हुई है। अब पशुधन और पशुपालन से संबंधित जो आंकड़े जो है दिए गए आर्थिक सर्वेक्षण में, उस पर एक नज़र डालते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल मेन पॉइंट आप यहाँ पर जान लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूध का जो उत्पादन हुआ है मिलियन टन में 18-19 में कितना हुआ है? 187.7 मिलियन टन। कितना? 187.7 मिलियन टन जो है दूध का उत्पादन हुआ। एक चीज आप ये नोट कर सकते हैं। दूसरी चीज, भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता क्या है? एक आदमी को एक दिन में कितना दूध औसतन उपलब्ध है? तो ये लगातार बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं जो है 17-18 में 375 था, अब बढ़ के 394 हो गया है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि भारत में एक व्यक्ति को औसत एक दिन के लिए 394 ग्राम दूध उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जो है दूध का उत्पादक है। अब यहीं पर अंडे की बात करें तो अंडे उत्पादन नहीं पूछा जाएगा कितना अंडा उत्पादन हुआ है। हाँ, प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता भारत में क्या है ये पूछी जा सकती है। तो 79 यानी 79 अंडा जो है प्रति व्यक्ति जो है उपलब्ध है भारत में। आगे चलते हैं। कृषि क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ
भारत में लघु एवं सीमांत किसान कितने हैं? लगभग 82% हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, हमने ये बात कर ली। 18-19 में कुल दूध उत्पादन कितना हुआ? 187.7 मिलियन टन हुआ, जो जिसमें 6.5% की वृद्धि हुई। आप इसको भी नोट कर सकते हैं कि पिछले वर्ष से जो है दूध उत्पादन में 6.5% की वृद्धि भी हुई है। अब मछली उत्पादन की बात करते हैं भारत में, तो इसमें दोनों ही आंकड़े हैं, अंतर्देशीय और समुद्री, यानी समुद्र से मछली पकड़ना, और अंतर्देशीय का मतलब किसी राज्य की सीमा में जो नदी, तालाब, पोखर, कुछ भी जो है वाटर बॉडी है उसको हम अंतर्देशीय कहते हैं, इनलैंड कहते हैं। तो अंतर्देशीय और समुद्री यानी कुल मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन से हैं? 17-18 का फाइनल डाटा है। आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे, गुजरात तीसरे नंबर पे। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात, ये आपके सामने मछली उत्पादन का डेटा भी आ गया। इसमें आप देख सकते हैं जो नीली लाइन है ये जो है हमारा लेटेस्ट जो है उसके लिए दिखा रहा, 17-18 के लिए। तो आंध्र प्रदेश 1 नंबर पे आ गया, उसके बाद वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल 2 नंबर पे आ गया, और गुजरात आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किससे नंबर पे आ गया? तीसरे नंबर पे आ गया। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात ये जो है मछली उत्पादन का भारत में क्रम हो गया। अब जो है इस आर्थिक सर्वेक्षण में ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है कि किसी भी देश में अगर किसी को उद्योग स्थापित करना है, व्यापार करना है, तो वहाँ पर जो है इसके लिए सुगमता यानी कारोबारी सुगमता क्या है उसके आधार पर सूचकांक जारी होता है। तो वित्त मंत्री के द्वारा अपने जो भाषण है उसमें इसको विशेष रूप से कोट किया गया कि भारत में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल होने के कारण भारत में औद्योगिक वृद्धि अच्छी हो रही है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग आकर्षित हो रहे हैं निवेश करने के लिए। तो अगर आप देखिए 2009 में जो है ये इंडेक्स कहीं जो है 130 के नीचे हुआ करता था, जो कि बहुत ज़्यादा था, क्योंकि और अब जो है लगातार ये घट रहा है। 2017 में भारत की रैंक 100 थी, 77 थी 2018 में, अब और 63 हो गई। तो इस तरह से भारत लगातार जो है ग्रोथ कर रहा है। इस मामले में भारत में जो है कारोबारी सुगमता जो है आसान हो गई। तो 2019 में क्या है आपको ये याद रखना है, 2019 में भारत की 63वीं रैंक है, 63rd रैंक है। और 2018 भी आपको याद रखना चाहिए, कभी कभी कंपैरिजन पूछ लेता है। तो 2018 में जो है 77वीं रैंक थी भारत की। कितना अंतर आया ये भी आप घटा के जरूर नोट कर लीजिएगा, कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं। अब अगला डेटा क्या है, भारत में लगातार स्टार्टअप्स खुल रहे हैं क्योंकि स्टार्टअप इंडिया मिशन चालू किया गया है। तो इसका जो है मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स जो सरकार से हैं उनका राज्यवार वितरण क्या है, सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में 18.9%, कर्नाटक में उसके बाद दिल्ली में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश को विशेष और यहाँ लिख लीजिएगा क्योंकि ये चौथे नंबर पे है। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र था। ये जो है इसका कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र 18.9%, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से आप इसको जो है यहाँ पर याद कर सकते हैं। अब ये जो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं भारत में, ये किन क्षेत्रों में यानी उद्योग के किन क्षेत्रों में सेक्टर वाइज इनका क्या जो है वो है, तो सबसे ज़्यादा जो है ये प्रतिशत में अगर देखें तो आईटी सेक्टर में है। आईटी सेक्टर में इनका प्रतिशत कितना है, 13.9, यानी सबसे ज़्यादा जो है जो स्टार्टअप खुले हैं वो आईटी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। उसके बाद हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य जो है सेवाओं में ये इन्वॉल्व है, जिनमें हॉस्पिटल, लाइफ केयर वगैरह जो आता है 8.3। चौथे नंबर पर शिक्षा के क्षेत्र में 7%, उसके बाद प्रोफेशनल एंड कॉमर्शियल सर्विसेज में 4.07%। तो आपको पूरा याद रखने की आवश्यकता नहीं, आप शुरुआत के 1-2 याद रख लीजिए। सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर में जो है स्टार्टअप्स का इन्वॉल्वमेंट है। अब भारत में जो एफडीआई आ रहा है उसमें अंतर प्रवाह यानी एफडीआई का जो इन्फ्लो हो रहा है
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किन किन देशों से सबसे ज़्यादा आया है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है। तो जो लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार जो है सिंगापुर से, अभी तक मॉरिशस था, ये याद रखिएगा। आप अगर कहीं पुराना डाटा पढ़ेंगे तो आपको मॉरिशस टॉप पे दिखेगा, लेकिन ये डेटा चेंज हुआ है। अब सिंगापुर जो है सबसे ज़्यादा जो है एफडीआई भेजने वाला भारत को जो है डेस्टिनेशन बन गया है। उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद नीदरलैंड, फिर यूएसए और उसके बाद जो है जापान। तो ये क्रम कम से कम 3 का क्रम आपको इसमें याद रखना है। अब उत्पादन देखते हैं कच्चे इस्पात का जो है, यानी जो स्टील का उत्पादन है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कच्चा इस्पात या स्टील का उत्पादन कौन करता है? चाइना करता है, चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे इस्पात यानी स्टील का उत्पादक है। लेकिन भारत की भी इसमें एक पोजीशन है, अच्छी पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? सेकंड पोजीशन है। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है दूसरा स्टील उत्पादक है चाइना के बाद में। उसके बाद जापान, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद साउथ कोरिया का नंबर आता है। तो अब भारत में जो दुनिया का स्टील उत्पादन हो रहा है उसका 6% भारत में होता है। चाइना में 53.8% स्टील का उत्पादन हो रहा है। अब जो ये इस्पात यानी स्टील तैयार हुई, कच्ची स्टील की हमने बात कर ली उत्पादन की, लेकिन जो मैन्युफैक्चर्ड स्टील है उसकी खपत कौन सबसे ज़्यादा कर रहा है? तो सबसे ज़्यादा चाइना ही उसका उत्पादन भी कर रहा है और सबसे ज़्यादा चाइना ही उसकी खपत कर रहा है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि चाइना जो है उत्पादन और उपभोग दोनों के मामले में ही विश्व में पहले नंबर पे है स्टील के। दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स आता है यानी आपका अमेरिका, और तीसरे नंबर पर इंडिया है। इंडिया कितना उपभोग कर रहा है पूरे उत्पादित स्टील का? 5.7%, और उसके साथ ये जो है तीसरे नंबर पे है दुनिया में। भारत में प्रति व्यक्ति कितनी स्टील की खपत हो रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डाटा है। तो भारत में जो है 74.1 किलो 74.1 kg जो है पर पर्सन जो है स्टील का उपभोग किया जाता है 18-19 के नवीनतम डाटा के अनुसार। अब जल्दी से हम जो है परिवहन क्षेत्र पे भी एक नज़र डालते हैं। तो वर्ष 2017-18 के जीवीए में परिवहन क्षेत्र का योगदान कितना रहा? जीडीपी के टर्म्स में 4.77%। अब ये 4.77 है, इसमें कौन कौन से परिवहन शामिल हैं? तो सड़क परिवहन इसमें सबसे बड़ा मद है, जिसमें जो भारत की जीडीपी में 3.06% मतलब का योगदान करता है। उसके बाद रेलवे, उसके बाद हवाई यातायात, उसके बाद जल यातायात या जल परिवहन। 31 मार्च 2018 तक भारत में सड़क नेटवर्क की लंबाई कितनी है? तो 59.64 लाख किलोमीटर ये जो है भारत में कुल सड़क नेटवर्क की लंबाई है। और 1 मार्च 2019 तक भारत में नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल कितनी लंबाई है? 1.32 लाख किलोमीटर ये भारत में उसकी लंबाई है। 18-19 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की दर कितनी थी? तो रोज जो है जो भारत में सड़क का निर्माण हो रहा है वो 29.7 किलोमीटर का हो रहा है, यानी एक दिन में भारत में 29.7 किलोमीटर नई सड़क बन जाती है। नगर विमानन यानी जो है जो फ्लाइंग का क्षेत्र है, इसके क्षेत्र में दुनिया के 3 सबसे बड़े घरेलू बाजार कौन से हैं? तो सबसे बड़ा बाजार तो यूएसए है, दूसरे नंबर पे चाइना है, और भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा जो है नगर विमानन का घरेलू यानी डोमेस्टिक एयरलाइंस का जो है बाजार है। भारत में एयरक्राफ्ट सीट क्षमता कितनी है? तो एयरक्राफ्ट सीट क्षमता जो भारत में 0.12 वार्षिक प्रति व्यक्ति सीट है। अब भारत में जो है परिवहन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि उड़ान जैसी योजनाएं भारत में लागू की गई, चालू की गई। तो किस वर्ष जो है क्या जो है विमानपत्तनों की संख्या यानी बढ़ाई जाएगी? तो 2021-22 में 55, 2022-23 में 75 और 2023-24 में 100 जो है एयरपोर्ट्स 2023-24 तक जो है नए बना दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन या दूरसंचार क्षेत्र की।
तो कुछ इंटरेस्टिंग डाटा है जो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए। भारत मासिक डाटा यानी इंटरनेट डेटा की बात हो रही है के उपयोग में दुनिया में शीर्ष स्थान पे है, यानी सबसे ज़्यादा औसत मासिक खपत इंटरनेट की भारत में की जाती है। उसके बाद 2014 में अगर देखें तो प्रति ग्राहक यानी एक आदमी भारत में जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है वो कितना यूज़ करता था 2014 में, केवल और केवल 62 MB। और ये कब का है? प्रति माह औसत खपत थी, यानी एक महीने में 62 MB खर्च हो रहा था। कब? 2014 में। और अब की बात करें 2019 में तो हमारी खपत जो है प्रति माह कितनी हो गई प्रति व्यक्ति? 9.8 GB, यानी लगभग 10 GB एक व्यक्ति भारत में एक महीने में इंटरनेट डेटा का उपभोग कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है। भारत में टेलीफोन कनेक्शन कितने हैं ये भी देख लेते हैं। तो ये संख्या जो है लाख में दी हुई है, यानी 11,943 लाख इतने कनेक्शन भारत में जो है 2019-20 में स्थापित हैं। तो ये भी एक अच्छी खासी संख्या है। अब विश्व के शीर्ष 10 तेल उपभोक्ता देश, ऐसे 10 देश जो सबसे ज़्यादा तेल का कंजप्शन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है तेल की खपत होती है यूनाइटेड स्टेट में, जो पूरे विश्व की खपत का 19.96% अकेले करता है। दूसरे नंबर पे चाइना, और इंडिया भी इसमें सबसे अहम रोल है भारत का खपत में, 3rd प्लेस है भारत की। भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा जो है तेल का खपत करने वाला विश्व का देश है। यहाँ पर तेल का मतलब क्या है ये भी जान लीजिए, जरूरी है। यहाँ पर केवल पेट्रोलियम की बात नहीं हो रही है। तेल में क्रूड ऑयल, अन्य सभी प्रकार के पेट्रोलियम, द्रव और जैव ईंधन यानी जो बायोफ्यूल है वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। अब किन देशों ने कितने उपग्रह छोड़े ये भी हमारे जो है इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। तो सबसे ज्यादा छोड़े किसने? 2018 में 31 उपग्रह छोड़े यूएसए ने, और भारत ने कितने छोड़े? 7 उपग्रह छोड़े। यहां ब्रैकेट में क्या लिखा है? असफल उड़ाने, लेकिन भारत ने 7 उपग्रह छोड़े, उसमें से कोई भी असफल नहीं हुआ। तो भारत जो है उपग्रह छोड़ने के मामले में 2018 में 1, 2, 3, 4, 5वें स्थान पर रहा। तो भारत की ये पोजीशन भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। और विश्व में कुल कितने उपग्रह छोड़े गए? 143 उपग्रह छोड़े गए, जिसमें 3 उड़ानें जो है असफल रही। अब यहाँ पर बात करते हैं HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की। तो ग्लोबल HDI रिपोर्ट की हम बात करेंगे 2018 में जो भारत की स्थिति है। तो 2018 में भारत जो है क्या पोजीशन है? 129वीं पोजीशन है, और 2017 में कितनी थी? 130 थी। तो ये तो कंपैरिजन हो गया, ये आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा। प्रति व्यक्ति 2018 में GNI डॉलर में कितना था? भारत में 6,829 था। भारत में जन्म पर जीवन प्रत्याशा वर्ष 2018 में 69.4 वर्ष थी। स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष 12.3, और स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष 2018 में 6.5। तो ये जो है इस तरह से हो गया। अब भारत में जो हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं, स्वास्थ्य के सूचकांक हैं, वो जो उसका जो लेटेस्ट डेटा है वो हम देख लेते हैं। सबसे लास्ट लाइन आप देखिएगा, अशोधित जन दर यानी प्रति 1000 जनसंख्या पे 2007-17 का जो डेटा है उसके अनुसार 20.2। फिर मृत्यु दर 6.3। उसके बाद कुल प्रजनन दर, तो 2011 की जो जनसंख्या रिपोर्ट थी उसमें कितनी थी? 2.4 थी, लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2017 की वो कितनी है जो हेल्थ बुलेटिन में छपी थी? 2.2 हो गई है। मातृ मृत्यु दर यानी MMR कैसे निकालते हैं? प्रति 1 लाख जीवित जन पर जो निकालते हैं ये 122 है। उसके बाद शिशु मृत्यु दर जो है ये प्रति 1000 जो है बच्चों पे निकालते हैं, ये 33 है भारत में। बाल मृत्यु दर जो 0 से 4 वर्ष की आयु के निकालते हैं 8.9 है। जन्म पर जीवन प्रत्याशा तो ये जो है भारत में 69 वर्ष है। ग्रामीण क्षेत्रों में 67.7% और शहरी क्षेत्रों में 72.4% है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने
इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 का जीस्ट पढ़ा, जो कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक डाटा का जो है एक कलेक्शन है, और इसमें से नोटेबल पॉइंट्स को जरूर नोट कर लीजिएगा। वीडियो को चाहिए एक दो बार और देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में पिन कमेंट में, तो आप वहां से डाउनलोड करके इसको रिवाइज करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, बजट पर चर्चा करेंगे और बजट में जो है कौन से पॉइंट परीक्षा में पूछे जाएंगे उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।